हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत के इतिहास में हम क्या पढ़ रहे थे? आधुनिक भारत का इतिहास। कल के बाद का जो टॉपिक है वो आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है क्या, बेवेल योजना के बारे में, साथ ही साथ देखे हैं बेवेल योजना पर विचार विमर्श के लिए एक शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में हम देख चुके हैं। शिमला सम्मेलन क्यों असफल रहा इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं ब्रिटेन पर। अच्छा, इसी बीच क्या हो रहा है? ब्रिटेन में आम चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रिटेन में चुनाव हो रहा है। इस बार जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ उस चुनाव में लेबर पार्टी की विजय हुई है। लेबर पार्टी इस बार चुनाव में जीत गई है। ध्यान देना, लेबर पार्टी जब जीत गई है तब प्रधानमंत्री बने हैं क्लेमेंट एटली जी। अब क्या बने हैं? क्लाइमेट लिखते कई लोग लिखते हैं क्लीमेंट, ठीक है, दोनों सही है। अपन याद रखना क्या, इटली आपको याद रखना है। कई जगह लिखा है क्लाइमेट इटली, कई जगह लिखा है क्लीमेंट इटली, ठीक है। वो क्या बने? अभी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री बनते ही, ठीक है, इनका पक्ष क्या है? ये भारत को आजाद करने के मूड में है, ठीक है। भारत को जल्द से जल्द आजाद करना चाहते हैं। कौन? क्लीमेंट एटली जी और लेबर पार्टी। मतलब क्या है? भारत की आजादी का मार्ग अब प्रशस्त हो चुका है। लेबर पार्टी जैसी सरकार, इनकी जैसी सरकार बनी ब्रिटेन में, अब भारत की आजादी का मार्ग खुल चुका है और इन्होंने अपने देश में इस प्रायोजन हेतु कार्यवाही तेज कर दी है। क्लीमेंट इटली ने अब भारत को आजाद करने के लिए कार्यवाही तेज कर दी है अपनी सरकार बनते ही, ठीक है। देखते हैं अब इसी बीच क्या हो रहा है। भारत में नौसेना विद्रोह हो रहा है। क्या हो रहा है? नौसेना विद्रोह। ये कब हुआ है? 1946 में। कब हुआ है? 1946 में। 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, कि नौसेना विद्रोह 1946 के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। ध्यान देना सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भारत में रॉयल इंडियन नेवी का गठन किया गया है। रॉयल इंडियन नेवी का गठन किया गया है जिसमें भारतीय नाविक भी शामिल है। इस नेवी में भारतीय नाविक भी शामिल है। नेवी का नाम क्या है? रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो भारतीय नाविक है उनके साथ इस नेवी में नस्लीय भेदभाव होता है। क्या होता है? नस्लीय भेदभाव होता है। साथ ही साथ उन्हें खराब भोजन मिलता है, ठीक है। काम सेम कर रहे हैं लेकिन उनके साथ क्या होता है? नस्लीय भेदभाव होता है। साथ ही साथ उन्हें खराब भोजन दिया जा रहा है और धीरे धीरे भारतीय नाविकों के मन में क्या हो रहा है? असंतोष व्याप्त होता जा रहा है और धीरे धीरे ये असंतोष क्या है? अब ज्वालामुखी बनकर फूटने वाला है। जब फूटेगा तब क्या उसी को हम बोलेंगे नौसेना विद्रोह। क्या बोलेंगे? नौसेना विद्रोह बोलेंगे। एक जहाज है, जहाज का नाम क्या है? तलवार। जहाज का नाम क्या है? तलवार। और यहां पर के इस जहाज में उपस्थित भारतीय नाविकों ने कर दिया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को हम लोग क्या बोले हैं? नौसेना विद्रोह बोले। क्या बोले हैं? नौसेना विद्रोह। यह विद्रोह स्टार्ट कब हुआ है? 18 फरवरी 1946 को यह विद्रोह स्टार्ट हुआ है। 18 फरवरी 1946 को, ठीक है, भारतीय नाविकों के द्वारा, ठीक है, नस्ली भेदभाव तथा खराब भोजन को लेकर तलवार नामक जहाज पर एक विद्रोह किया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नौसेना विद्रोह। क्या बोलते हैं? नौसेना विद्रोह कहते हैं। भारतीय नाविकों के द्वारा, ठीक है। इस विद्रोह को संगठित करने के लिए, इस विद्रोह को एक संगठित रूप देने के लिए एक केंद्रीय संघर्ष समिति का भी गठन किया गया था। भारतीय नाविकों के द्वारा एक केंद्रीय संघर्ष समिति का भी गठन किया गया और जैसे जैसे विद्रोह बढ़ रहा है, यह विद्रोह बढ़ रहा है, तब ब्रिटिश शासन के द्वारा इस विद्रोह को चलने के लिए दमनात्मक कार्यवाही की गई। मतलब क्या है? जो इंडियन नेवी के मेंबर हैं, इंडियन नेवी बोलना चाहिए, उस नेवी के मेंबर हैं, रॉयल इंडियन नेवी के मेंबर हैं, उनमें जो भारतीय नाविक है और ब्रिटिश सैनिक हैं, उनके बीच क्या होने वाला है? अब मुठभेड़ होने वाली। क्या होने वाला है? मुठभेड़ होने वाली, झड़प होने वाली है और इस झड़प में कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तब भारत में एक अप्रिय स्थिति बन गई, बहुत ही अप्रिय स्थिति बन गई है। तब सरदार पटेल जी और मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है और उनके आत्मसमर्पण के पश्चात यह विद्रोह समाप्त हो जाएगा।
सलाह किसकी है? सरदार पटेल जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी सलाह पर भारतीय सैनिकों ने समर्पण कर दिया है और इनके समर्पण करने के पश्चात यह विद्रोह समाप्त हो जाएगा, यह विद्रोह समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? खत्म होता है कि आपका नौसेना विद्रोह जो हुआ 1946 में हुआ है, यह विद्रोह आपका समाप्त होता है। हमने देखते हैं अब कैबिनेट मिशन के बारे में, देखते हैं अब हम कैबिनेट मिशन के बारे में। कब आया ये मिशन? 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कुछ देर पहले हमने देखा है क्या कि ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे 1945 में, तब लेबर पार्टी की विजय हुई है और क्लीमेंट एटली जी क्या बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि भारत को जल्द आजाद करने के पक्ष में थे। ठीक है, अब क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ भारत के संविधान हेतु शीघ्र कार्य प्रणाली बनाने हेतु एवं अंतिम सरकार के गठन हेतु व्यापक प्रबंध करने के लिए ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मेंबर हैं, उनका एक छोटा दल भारत भेजा है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ भारत के संविधान हेतु शीघ्र कार्य प्रणाली बनाने तथा अंतरिम सरकार के गठन हेतु व्यापक प्रबंध करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जी ने ब्रिटेन की जो संसद है, वहां के जो कैबिनेट है, वहां का जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसके 3 मेंबर्स को भारत भेजा है। इसी कारण क्या बोला गया? इस मिशन को कैबिनेट मिशन बोला गया। क्या बोला गया है? कैबिनेट मिशन बोला गया है, क्योंकि यहां पर ब्रिटेन के कैबिनेट के 3 मंत्री कहां हैं? भारत आए हैं। इसी कारण क्या बोला गया है? इस मिशन को कैबिनेट मिशन बोला गया। क्या बोला गया है? कैबिनेट मिशन बोला गया है। देखते हैं इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे। इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन से व्यक्ति शामिल है? पहले कौन है? पैंथिक लॉरेंस है। पहले कौन है? पैंथिक लॉरेंस है। दूसरे कौन है? स्टेफर्ड क्रिप्स है। कौन है? स्टेफर्ड क्रिप्स है। और थर्ड कौन है? एवी अलेक्जेंडर। कौन है? एवी अलेक्जेंडर इस कैबिनेट मिशन के मेंबर हैं। ध्यान देना, हमने पढ़ा है क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़े हैं। अपन क्या पढ़े हैं? क्रिप्स मिशन भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि जो स्टेफर्ड क्रिप्स हैं दूसरी बार एक मिशन के रूप में भारत आ रहे हैं। इससे पहले क्रिप्स मिशन में स्टेफर्ड क्रिप्स अकेले आया था, जबकि जब कैबिनेट मिशन भारत आया है, यहाँ जो कैबिनेट मिशन है वो एक 3 सदस्यीय समिति है। शामिल कौन है उसमें? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये इस बार 3 लोग भारत आए हैं और ये तीनों ब्रिटेन में कैबिनेट के सदस्य, ब्रिटेन की कैबिनेट है, वहां के सदस्य कौन? पैंथिक लॉरेंस जी, स्टेफर्ड क्रिप्स जी और एवी अलेक्जेंडर जी। अब ये जो है एक मिशन के रूप में कहां है? भारत आए हैं। कब आए भारत? 24 मार्च 1946 को यह मिशन कहां पहुंचा है? दिल्ली पहुंचा है। 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन कहां पहुंचा है? दिल्ली पहुंचा है। और भारत की चीजों को एनालाइज करने के बाद 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब उस रिपोर्ट में, इस कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसके बारे में अपन देखते हैं। ध्यान देना, इस समय जो मुस्लिम लीग की मांग क्या है? एक पृथक पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग को एक पृथक पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, इन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही साथ बोला है क्या कि भारत में जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, जब तक भारत का संविधान बनता नहीं है तब तक भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और वो ही देश की नीतियों का संचालन करेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं?
संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों के मेंबर ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों के मेंबर शामिल होंगे। ध्यान देना, इस समय भारत में 292 क्या है, ब्रिटिश प्रांत हैं, जबकि 93 देसी रियासतें हैं और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं। इन सब, ठीक है, इन सब प्रांत के जो मेंबर हैं, इन सब से मिलकर बनेगा एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें संविधान निर्मात्री सभा का हर एक मेंबर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ध्यान देना, संविधान निर्मात्री सभा का हर एक मेंबर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब एक जो व्यक्ति है जो संविधान सभा में बैठा है, वो हर एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसा प्रावधान किया गया है इस कैबिनेट मिशन में। कहां किया गया है? कैबिनेट मिशन में किया गया। साथ ही साथ इस कैबिनेट मिशन में एक भारतीय संघ की बात की गई है, भी कही गई है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। मतलब क्या है? ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात भी इस कैबिनेट मिशन में कही गई है। ठीक है, आरंभिक रूप से जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी इस कैबिनेट मिशन को आरंभिक रूप से स्वीकार किया था, लेकिन बाद में अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने इससे अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। मतलब कह रहा है क्या कि हमें कैबिनेट मिशन मंजूर नहीं है, और उन्होंने अब पृथक पाकिस्तान की मांग और भी तेज कर दी है। मुस्लिम लीग ने पहले हामी भर दी थी, लेकिन बाद में अपना हाथ पीछे खींच लिया है और बोल रहा है क्या कि हमें कैबिनेट मिशन मंजूर नहीं है, हमें क्या चाहिए? पृथक पाकिस्तान चाहिए। और जब उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, तब उन्होंने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे करवाकर, ठीक है, सांप्रदायिक भाषणों के माध्यम से और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर देश भर में भीषण दंगे कराएं। कब? 16 अगस्त 1946 को इन्होंने देश भर में भीषण दंगे कराए हैं, और इस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया है। सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाए हैं। ठीक है, जब मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं हो रही है, तब ये लोग सांप्रदायिक दंगे भड़काने पे उतर आए हैं, और उन्होंने पूरे देश भर में भीषण रूप में सांप्रदायिक दंगे कराए हैं। और इस दिन को 16 अगस्त 1946 का दिन इन्होंने पूरे देश भर में सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। किसने मनाया है? मुस्लिम लीग ने मनाया है। ठीक है, देखते हैं अब आगे इससे क्या होगा, देखते हैं अपन। देखने वाला है क्या? एटली का घोषणा पत्र देखने वाला है, क्लेमेंट एटली का घोषणा पत्र हम देखने वाला है। ठीक है, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है? एटली का घोषणा पत्र। लेकिन वो पढ़ने से पहले देखते हैं, हमने पढ़ा गया कैबिनेट मिशन में एक अंतरिम सरकार के गठन की बात कही गई थी। हमने ये भी देखा है क्या कि मुस्लिम लीग ने आरंभिक रूप से कैबिनेट मिशन के प्रावधानों को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और पृथक पाकिस्तान की मांग तेज कर दी थी। साथ ही साथ उन्होंने सांप्रदायिक दंगे भड़काकर सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। कब? 16 अगस्त 1946 के दिन इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया है, और पूरे देश भर में भीषण सांप्रदायिक दंगे कराए हैं। लेकिन अंतरिम सरकार गठन तो होना ही है। ठीक है, अगर मुस्लिम लीग साथ में नहीं है तो केवल और केवल कांग्रेस से ही लोग अंतरिम सरकार में शामिल होंगे। इसी कारण मुस्लिम लीग को इग्नोर किया गया। अगर उनको मंजूर नहीं है तो केवल और केवल कांग्रेस के मेंबर ही इस अंतरिम सरकार के मेंबर होंगे। और इसी कारण भारत के वायसराय ने 24
अगस्त 1946 को, ठीक है। वायसराय कौन अभी? लॉर्ड बेवल है। कौन है? लॉर्ड बेवल है। उन्होंने 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी है। किसने की है? लॉर्ड बेवल ने, कि जो इस समय क्या है, भारत के वायसराय। उन्होंने 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठित करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। इस अंतरिम सरकार में केवल 12 मेंबर होंगे, केवल और केवल 12 मंत्री होंगे, केवल और केवल 12 मेंबर होंगे, और सभी क्या है? सभी कांग्रेसी होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस समय अपने हाथ पीछे खींच लिया, इसलिए सभी मेंबर क्या होंगे? कांग्रेसी। और इन सभी 12 मेंबर्स ने 2 सितंबर 1940 को अपने पद की शपथ ले ली है। इन 12 सदस्यों ने 2 सितंबर 1940 को अपने पद की शपथ ले ली है। लेकिन अभी क्या है, जो कांग्रेस के मेंबर हैं, साथ ही जो लीडर्स हैं, उन्हें डर सता रहा है। क्या? किस बात का डर? हमने कुछ दिन पहले क्या देखा है? सीधी कार्यवाही दिवस देखा है। कब देखा है? 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने पूरे देश भर में क्या मनाया? सीधी कार्यवाही दिवस मनाया है। देश भर में भीषण दंगे कराए हैं, और इस बात को परख कर, समझ कर कि भविष्य में या निकट भविष्य में ऐसे दंगे भारत में ना हो, ये सोच विचार कर, ये समझ कर अब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि मुस्लिम लीग के मेंबर की आइए आप भी अंतरिम सरकार में शामिल हो जाइए। हालांकि उनका हक नहीं बनता, उनकी स्थिति कमजोर थी, लेकिन देश को दंगों से बचाने के लिए कांग्रेस ने क्या है? मुस्लिम लीग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। बोला गया कि आप भी अंतरिम सरकार में शामिल हो जाइए, और फिर से इस अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया जाएगा। इस अंतरिम सरकार का अब पुनर्गठन किया जाएगा। कब किया गया है? 16 अक्टूबर 1940 को इस अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। जब पुनर्गठन किया गया, तब अब क्या हो गया है? स्ट्रक्चर क्या हो गया है? अब इस अंतरिम सरकार में 9 कांग्रेस के मेंबर, 9 मेंबर किसके हैं? कांग्रेस के हैं, जबकि मुस्लिम लीग से 5 मेंबर्स को शामिल किया गया। मुस्लिम लीग से 5 मेंबर्स को शामिल किया गया है अंतरिम सरकार में। पुनर्गठन का हुआ है 16 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से 9 मेंबर, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से 5 मेंबर्स को शामिल किया गया। ध्यान देना, जो मुस्लिम लीग है उनमें से एक व्यक्ति है, नाम क्या है? लियाकत अली। नाम क्या है? लियाकत अली खान। इनको भी एक मंत्री बनाया गया, इनको वित्त मंत्री बनाया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, और इन्होंने सरकार के साथ, या फिर बोलना चाहिए सर्वाधिक असहयोग किसने किया है? इस लियाकत अली ने किया है। इनको क्या बनाया गया है? वित्त मंत्री। और इन्होंने बड़े भयंकर टाइप से टैक्स लगाए हैं, इन्होंने बहुत भयंकर टाइप से टैक्स लगाए हैं लियाकत अली ने, जिससे क्या है? जनता त्रस्त है, भारतीय त्रस्त है। किनसे? लियाकत अली से, क्योंकि वित्त मंत्री इन्होंने बहुत भयंकर टाइप के टैक्स आरोपित किए थे। ठीक है, ये हो गया अंतरिम सरकार के बारे में। अब क्या हो रहा है? क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा पत्र जारी किया। क्लेमेंट एटली जी ने एक घोषणा पत्र जारी किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटली का घोषणा पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटली का घोषणा पत्र कहते हैं। उस घोषणा पत्र में क्लेमेंट एटली जी ने घोषणा की क्या? कि जून 1948 से पहले, जून 1948 से पहले, अच्छा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अच्छे, ठीक है, कि एटली का घोषणा पत्र क्या है? आपका न्यू टॉपिक है। एटली का घोषणा पत्र आपका न्यू टॉपिक है। इस घोषणा पत्र में 2 बातें हैं। क्या? कि जून 1948 से पहले जो अंग्रेज हैं वो भारत छोड़कर वापस चले जाएंगे, और यहां पर सत्ता का हस्तांतरण भारतीय नेताओं को कर देंगे। यह बात क्लेमेंट एटली के घोषणा पत्र में कही गई है। क्या? कि जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा, और भारत के नेताओं को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। और इस प्रायोजन हेतु क्लेमेंट एटली ने अब लॉर्ड बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन बहुत ही तीव्र गति से भारत की आजादी के लिए काम करेंगे। और इसी कारण ही क्लेमेंट एटली जी ने लॉर्ड बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? भारत को आजाद करना, जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण करना लॉर्ड माउंटबेटन का उद्देश्य है। ठीक है, अब वो क्या बन गया? भारत के वायसराय बन गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बन गया। अब जब वायसराय बनकर आए हैं, तब भारत की
जो स्थिति है उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, भारत का स्थिति है उसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कांग्रेस से मिलेंगे, मुस्लिम लीग से मिलेंगे, ठीक है। अब 2 महीने तक भारत की स्थिति को एनालाइज करने के पश्चात, 2 महीने तक भारत की स्थिति को अच्छे से एनालाइज करने के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को एक योजना प्रस्तुत की है। इसको हम लोग क्या बोले हैं, माउंटबेटन योजना, या फिर बोला गया इसे क्या, 3 जून योजना। क्या बोला गया है, 3 जून योजना, ठीक है, दोनों नाम है इसके, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। माउंटबेटन योजना क्या है, जो माउंटबेटन जी ने प्रस्तुत की थी, कब प्रस्तुत की थी, 3 जून को प्रस्तुत की थी, 3 जून को प्रस्तुत की थी, इसी कारण इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। किसने प्रस्तुत की है, लॉर्ड माउंटबेटन ने की है, जो इस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। अब इनके जो योजना है, माउंटबेटन योजना के प्रमुख बिंदु क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, भारत का विभाजन अब आवश्यक है, ठीक है। जब लॉर्ड माउंटबेटन जी आए हैं, उन्हें भारत आए हैं, तब उन्हें यह बात बोलकर भेजा गया क्या, कि इस बात को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि भारत का विभाजन आवश्यक है कि नहीं। अगर विभाजन आवश्यक नहीं है तो भारत को डिवाइड नहीं करना है, विभाजन को अभी तक अस्वीकार किया गया था। लेकिन जब सीधी कार्यवाही दिवस देख रहे हैं, इतनी तनातनी देख रहे हैं, तब लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत का विभाजन क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अगर विभाजन नहीं किया गया तो देश में रोज सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न होंगे, ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन का मानना है। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया है, गांधी जी ने इस भारत विभाजन का विरोध किया है और कह रहे हैं क्या, कि कांग्रेस के मेंबर्स को कह रहे हैं क्या, कि आप मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का न्योता दीजिए और उनके अनुसारी कैबिनेट का चुनाव हो, ऐसा प्रस्ताव गांधी ने रखा है, ठीक है। क्योंकि वो किसी भी शर्त पर भारत को विभाजन नहीं चाह रहे, कौन, गांधी जी। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस के मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया गया कि आप मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दें और उनके अनुसार ही कैबिनेट का चुनाव किया जाए, ऐसा प्रस्ताव गांधी ने रखा था। लेकिन उनकी बातों का विरोध जवाहरलाल नेहरू जी, साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। उनकी बातों का विरोध किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने उनकी बातों का विरोध किया है कि जो आप कह रहे हैं वह गलत है, ठीक है। अब देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की योजना है उसका सेकंड पॉइंट, ध्यान देना। जो पंजाब का एरिया है वह कुछ एरिया वर्तमान पाकिस्तान में है, कुछ कहां है, भारत में। वैसा ही सेम कहां है, बंगाल का जो कुछ हिस्सा है कहां गया, भारत में, और बाकी कहां गया है, बांग्लादेश, जो उस समय क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था, उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा था, ठीक है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब जो बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान था, ठीक। बांग्लादेश जो है उस समय पाकिस्तान ही था, ठीक है। इसी कारण बोल रहे क्या, पंजाब और बंगाल बोल रहे हैं, पंजाब और बंगाल का एरिया, मतलब क्या है, जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनने वाला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनने वाला है, वहां पर क्या, पंजाब और बंगाल राज्य है। अब पंजाब और बंगाल राज्य में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जो जिले हैं, हिंदू और मुसलमान जो बहुसंख्यक जिले हैं, और उस बहुसंख्यक जिले में जो प्रांतीय विधानसभा के मेंबर हैं उनकी अलग से बैठक बुला जाए और उनसे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि जो प्रांत का विभाजन करना है कि नहीं करना है, प्रांतों का विभाजन करना है कि नहीं करना है। मतलब एक जो प्रांत है उसको भी दोबारा डिवाइड करना है कि पूरे का पूरा प्रांत या तो पाकिस्तान को दे दो या भारत को दे दो, ऐसा डिस्कस करने के लिए उनकी एक अलग बैठक बुलाई जाए। ये प्रावधान माउंटबेटन योजना में किया गया था, ठीक है। फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिए। तो पंजाब का एरिया है और बंगाल का एरिया है, वो क्या है, आधा पाकिस्तान में आएगा और आधा कहां जाने वाला है, आधा हिंदुस्तान में आने वाला है, ठीक है। इसी कारण क्या बोल रहे हैं हम, पंजाब और बंगाल में जो हमारा विभाजन हुआ है, भारत का विभाजन हुआ है, वह धर्म के आधार पर हुआ था, इसी कारण क्या बोल रहे हैं हम, इन दोनों जगहों पर जो हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिले हैं वहां के जो प्रांतीय विधानसभा के मेंबर हैं उनकी अलग से बैठक बुलाई जाए और यह डिस्कस किया जाए कि प्रांत का विभाजन हो या ना हो, प्रांत का विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बात पर डिस्कस करने के लिए उनकी एक अलग बैठक बुलाई जाए। थर्ड पॉइंट क्या है, जो विभाजन होगा
बट ऑब्वियस सी बात है, जब बंटवारा होता है घर में भी तो बहुत ही खींचतान होती है, और खींचतान जब देश का बंटवारा होगा तो खींचतान होना बट ऑब्वियस है। और इस विभाजन के गतिरोध को या इस बंटवारे की खींचतान को या विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। यह बात भी माउंटबेटन योजना में प्रस्तुत की गई थी कि विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ उत्तर पश्चिम प्रांत और असम के सिलहट को, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत और असम के सिलहट में माउंटबेटन जी ने एक प्रस्ताव दिया गया कि यहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, यहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा और उनके नागरिकों से पूछा जाए कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, यह उनका चुनाव होगा। ठीक है, कौन बोल रहा है? माउंटबेटन जी ने अपनी योजना में यह पॉइंट प्रस्तुत किया क्या कि उत्तर पश्चिम प्रांत में और असम के सिलहट में जनमत संग्रह कराया जाएगा और उनसे लोगों से और वहां के लोगों से पूछता है कि वो भारत का रहना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जब ये सब जनमत संग्रह हो जाएगा, इनकी बैठक हो जाएगी, इन सब बातों को कलेक्ट करके जो माउंटबेटन जी एक फाइल बनाएंगे और यह फाइल कहां भेज देंगे? ब्रिटेन की संसद में भेज देंगे, ब्रिटेन की संसद में भेज देंगे। और अब क्या आने वाला है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आने वाला है, जिसके माध्यम से होगा भारत आजाद होगा। इन सब बातों के जो निष्कर्ष है उन सब को कलेक्ट करके अब लॉर्ड माउंटबेटन एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल को कहां भेज देंगे? ब्रिटेन की संसद में, जिसके आधार पर क्या आएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आएगा, जिसके आधार पर क्या होगा? भारत आजाद होगा। देखते हैं अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, हमने कुछ देर पहले देखा क्या? माउंटबेटन योजना के बारे में। माउंटबेटन जी आएंगे, ठीक है, और अपनी जो योजना है उसके जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष एक फाइल बनाकर कहां भेजते हैं? ब्रिटेन भेज दिया। और ब्रिटेन में उनकी फाइल को आधार मानकर, माउंटबेटन जी की फाइल को आधार मानकर एक विधेयक तैयार किया गया। उस विधेयक का शीर्षक क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। और उस विधेयक तैयार कब हुआ है? 22 जून 1947 को यह विधेयक बनकर तैयार हुआ है। कब बना है? 22 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक जो है वह बनकर तैयार हुआ, जिसे ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 के दिन प्रस्तुत किया गया है। 4 जुलाई 1947 मतलब 4 जुलाई 1947 को यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स से प्रस्तुत किया गया है। और हाउस ऑफ कॉमन्स ने यह विधेयक 15 जुलाई को पारित कर दिया गया है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स ने यह विधेयक 15 जुलाई को पारित कर दिया गया है। साथ ही साथ ब्रिटेन की जो संसद है उसका एक सदन और कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया है 4 जुलाई को और हाउस ऑफ कॉमन्स ने 15 जुलाई को विधेयक पारित कर दिया है। इसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा यह विधेयक 16 जुलाई को पारित कर दिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा यह विधेयक 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया है। और अंततः 18 जुलाई 1947 के दिन इस विधेयक पर ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और यह विधेयक क्या हो गया? अब पारित हो गया है। यह विधेयक अब पारित हो गया क्योंकि इस पर ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने अपने हस्ताक्षर कर दिए गए। अब देखते हैं इस विधेयक की प्रमुख बातें कौन कौन सी है। क्या बातें हैं? पहला, भारत एवं पाकिस्तान के नाम से दो अलग देशों का निर्माण किया जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान नाम से 2 पृथक देशों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ ये पहला पॉइंट था।
दूसरा पॉइंट क्या है, जो देशी नरेश हैं, देशी रियासतों के प्रमुख हैं, उनके पास यह अधिकार होगा कि वे भारत में रहना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ये उनका अधिकार होगा। इस बात की घोषणा इस अधिनियम में की गई है कि नरेशों का यह अधिकार है कि वो भारत में रहना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं, यह अधिकार उन्हें दिया गया है। ठीक है। थर्ड बात क्या है कि दोनों देशों को अपने अपने क्षेत्र के लिए पृथक पृथक कानून बनाने का अधिकार मिला है। दोनों राज्यों को, दोनों देशों को अपने अपने क्षेत्र के लिए पृथक पृथक कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। साथ ही साथ एक पॉइंट बोला गया क्या, कि जब तक भारत का या फिर पाकिस्तान का संविधान नहीं बनता है तब तक उनके क्षेत्र का शासन जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर संचालित किया जाएगा। जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देश संचालित किया जाएगा। यह बात भी इस अधिनियम में कही गई है। ठीक है। साथ ही बोला है क्या कि भारत में और पाकिस्तान में, मतलब प्रत्येक अधिराज्य में, दोनों अधिराज्यों में क्या बोला गया, एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति करेगा कौन? ब्रिटेन के सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट उस गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेंगे। कहां पर? भारत में और पाकिस्तान में, दोनों का राज्यों में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। अधिनियम पारित हो चुके हैं और इसी कारण अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या बनेगा? भारत से पृथक होकर एक अलग देश बनेगा। कब बना है? 14 अगस्त 1947 को। अब क्या बन गया? पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक पृथक देश बन गया है, जिसके गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे गवर्नर? मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान देना, मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री नहीं है। क्या बने हैं वो? गवर्नर बने। क्या बने हैं? गवर्नर। जबकि लियाकत अली खान क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। लियाकत अली क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बने थे? वो एक गवर्नर बने थे। वो गवर्नर बने थे पृथक पाकिस्तान के। ठीक है। भारत कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है? भारत आजाद हुआ है। अब ध्यान देना, प्री में क्वेश्चन कंफ्यूज यहीं से करता है। ठीक है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर क्या आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान देना, लॉर्ड माउंटबेटन ही आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? लॉर्ड माउंटबेटन जी को ही गवर्नर जनरल बनाया गया है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा कुछ देर पहले? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ा है और उस अधिनियम में यह बात कही गई थी क्या, कि प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। और ध्यान देना, इंग्लैंड के सम्राट ने भारत के लिए किसको चुना है? लॉर्ड माउंटबेटन को चुना है। लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का गवर्नर जनरल चुना है। इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा इसका? लॉर्ड माउंटबेटन आएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी। क्या है? यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी जी है। साथ ही साथ ये क्या है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। क्या है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी जी हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सब बातें आपको याद रखना है। एक बार रिपीट सुनना फिर से। ठीक है। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज रिपीट करके सुन लीजिएगा। ठीक है। और पीएम कौन बने हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने? भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। और इस तरीके से भारत आपका आजाद हो चुका है। भारत अब आजाद हो चुका है। लेकिन अभी भी एक समस्या है। क्या? देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने अभी भी है। देखते हैं उन सब का विलय भारत में कैसे होगा। ठीक है। हमने देखा क्या? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है और अब धीरे धीरे सरदार पटेल जी के द्वारा भारतीय रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया जा रहा है। उनके द्वारा
उनकी कुशल रणनीति के द्वारा, ठीक है, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय जारी है और उन्होंने लगभग सभी रियासतों का विलय भारत में शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया है। लगभग देश की सभी रियासतें भारत में भारतीय संघ में शामिल हो गई है सरदार पटेल जी के कुशल रणनीति के द्वारा। लेकिन कुछ रियासतें हैं जो अभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाह रही हैं या फिर भारतीय पक्ष में झुकना नहीं चाह रही। कौन कौन है वो? जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीनों राज्य, ये तीनों रियासतें क्या कर रही हैं? एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखते हैं इन सबको, इन तीनों रियासतों को टैकल कैसे किया जाएगा। डालिए पहले हेडिंग जूनागढ़ के बारे में। देखते हैं पहले जूनागढ़ के बारे में, ठीक है, ध्यान देना। तो जूनागढ़ के राजा हैं, जूनागढ़ रियासत के प्रमुख हैं, वो क्या है? कि मुस्लिम शासक हैं। वो एक क्या है? मुस्लिम शासक हैं। जो जूनागढ़ शासक है वो कैसे हैं? मुस्लिम शासक हैं। जबकि जूनागढ़ की अधिकांश प्रजा कैसी है? हिंदू है। जूनागढ़ की अधिकांश प्रजा कैसी है? हिंदू है। जबकि उसके प्रमुख जो है शासक हैं वो क्या है? मुस्लिम हैं। और इन्होंने जनता की भावना को गौर किए बगैर ही घोषणा कर दिया क्या? कि जूनागढ़ का विलय किसमें किया जाएगा? पाकिस्तान में किया जाएगा। जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में किया जाएगा। यह घोषणा किसने कर दी है? जूनागढ़ के शासक ने कर दी है, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति है। लेकिन वहां की जनता उनके इस फैसले से खुश नहीं है। वहां की जनता उनके इस फैसले से खुश नहीं है। तब इस जूनागढ़ में क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह कराया जाएगा। जूनागढ़ में क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह कराया जाएगा। और जनमत संग्रह का जो रिजल्ट है वह भारत के पक्ष में आएगा। जब जनमत संग्रह कराया जाएगा तब इस संग्रह का जो रिजल्ट है वह भारत के पक्ष में आएगा, क्योंकि अधिकांश जनता भारत में सम्मिलित होना चाह रही है। इसीलिए अब इस जूनागढ़ का विलय किसमें हो गया है? भारत में हो गया है। इस जूनागढ़ का विलय अब किसमें हो गया है? भारत में हो गया है। देखते हैं अब हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के बारे में ध्यान देना। जो हैदराबाद के निजाम है, हैदराबाद के शासक है, प्रमुख है, उन्होंने इनकार कर दिया क्या? कि वो ना भारत में शामिल होंगे और ना पाकिस्तान में शामिल होंगे। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, तब सरदार पटेल जी के द्वारा ऑपरेशन पोलो चला गया है। ऑपरेशन पोलो, ध्यान देना। क्या कर रहे हैं ये? एक सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का विलय भारत में किया गया है। सैन्य कार्यवाही के द्वारा, ठीक है, सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का विलय भारत में किया गया। ध्यान देना आप लोग, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन पोलो। नाम क्या है? ऑपरेशन पोलो, जो कि हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला अब जम्मू कश्मीर के बारे में। देखते हैं अगला क्या? जम्मू कश्मीर के बारे में ध्यान देना। जम्मू कश्मीर का शासक कौन है? अभी हरि सिंह जी। कौन है? हरि सिंह जी क्या है? जम्मू कश्मीर के शासक है। और इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया क्या? कि जम्मू कश्मीर ना तो भारत का अंग बनेगा ना पाकिस्तान का अंग बनेगा और जम्मू कश्मीर आजाद रहेगा। यह घोषणा हरि सिंह जी के द्वारा कर दी गई है। लेकिन कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान की सेना के द्वारा इस जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया। जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया है पठान कबीलाइयों के द्वारा, जो कि पाकिस्तान सेना के साथ कहां आक्रमण कर रही है? इस जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर रही है पठान कबीलाई, और साथ में कौन है? पाकिस्तान के सिपाही हैं। इन पर आक्रमण कर रहे हैं। तब हरि सिंह जी ने हेल्प मांगी। किससे? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से हेल्प मांगी। हरि सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू जी से हेल्प मांगी है। ठीक है, और इस हेल्प के बदले में क्या बोला गया है? कि जम्मू कश्मीर को भारत का अंग माना जाए। जवाहरलाल नेहरू जी ने शर्त रखी क्या? कि जम्मू कश्मीर को अब भारत में शामिल कर लिया जाए। लेकिन हरि सिंह जी कह रहे क्या? कि अगर आप कुछ विशेष अधिकार दें, अगर जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार दें तो क्या हो जाएगा? भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय हो जाएगा। और एक विलय पत्र के द्वारा
एक विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में मिलाया गया। एक विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में मिलाया गया और इस विलय पत्र में ही जम्मू कश्मीर, इस विलय पत्र को आधार मानकर ही जम्मू कश्मीर को या उसके नागरिकों को क्या मिला था? विशेष अधिकार मिला। उनका मिला था विशेष अधिकार मिला था। क्लियर है? और इस तरीके से जम्मू कश्मीर क्या हो गया है? अब भारत का अंग बन गया। जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? भारत का अंग बन गया है। आपको याद रखना है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा, जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, वो आपका लास्ट क्लास रहेगा आधुनिक भारत का, जब देखेंगे क्या? आजाद हिंद फौज। थैंक यू क्लास।